आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में, दैट इज अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटीज। देखो, लर्निंग डिसेबिलिटीज से पहले हमने लर्निंग पढ़ा, लर्निंग कैसे होती है उसके बारे में जाना, अलग अलग थ्योरीज जानी। ये सारी चीजें जानने के उपरांत लर्निंग डिसेबिलिटीज भी हैं। अब ऐसी डिसेबिलिटीज जिस में हम चाहते हैं कि बच्चों का एक पर्टिकुलर वे में ग्रोथ हो, उनका कॉग्निशन बढ़े, लेकिन वो हो नहीं पाता है। वो होता है, वो इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया, सर्टेन इश्यूज जो उनके साथ हो रहे होते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका डेली बाइट्स की आरंभ सीरीज में। आरंभ सीरीज इज अबाउट सीटेट 2022 जो होने जा रहा है दिसंबर में। एंड ऑल्सो पेपर 1 पेपर 2 में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक, जिससे कि लगभग पूरे पेपर में 8 से 10 सवाल रेंज करता है इस सिर्फ लेक्चर से रिलेटेड। तो इसको अच्छे से समझना और समझ के क्लियर करना, दैट इज लर्निंग डिसेबिलिटीज। और बाकी जितने टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सीडीपी सीरीज आरंभ में जाएं, जहां पे आपको हर एक लेक्चर एकदम बहुत अच्छे से सीक्वेंस वाइज क्रिस्प तरीके से मिलेगा। साथ में मिलेगा आपको क्वेश्चन एयर सीरीज, लाइक क्वेश्चन एयर 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो आप जाएं, उन क्वेश्चनेयर सीरीज को जरूर देखें जिसमें कि क्वेश्चंस को डील करने का तरीका बताया हुआ है कि कैसे किसी क्वेश्चन को ब्रेक करना है, ऑप्शंस को कैसे हमें मार्क करना है। तो जाएं, देखें, अपनी तैयारी ब्रश और बूस्ट करें। अब बात आती है डोमेन्स ऑफ लर्निंग की। बिफोर वी टॉक अबाउट की लर्निंग डिसेबिलिटीज, थोड़ा सा रिकैप करते हैं लर्निंग के डोमेन के ऊपर। तो देखो, लर्निंग के डोमेन में हमने 3 डोमेन पढ़ा था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये 3 डोमेन्स हमने पढ़े थे और ये तीनों डोमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। लेकिन जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होता है वो तीनों से रिलेटेड होता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज आर नॉट लिमिटेड टू दीज ओनली, कि सिर्फ साइकोमोटर होगा या सिर्फ कॉग्निटिव होगा या सिर्फ अफेक्टिव होगा। बेसिकली वो सब आयाम से हो सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो दैट इज प्रॉब्लम इन लर्निंग। लर्निंग प्रॉपर हो नहीं पा रही है, उस बारे में है डिसेबिलिटीज का हिसाब। कुछ कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जिसमें सबसे पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिस्ग्राफिया, तीसरा डिस्कैलकुलिया, चौथा डिस्टोपिया, डिस्मॉर्फिया, फिर है डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, एडीएचडी एंड लास्टली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विच इज कॉग्निशन रिलेटेड। ये कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए एक के बाद एक सारे के सारे डिसेबिलिटीज को अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहाँ पे ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता है किसी भी रिटन या फिर बोले हुए मटेरियल को, उस इंफॉर्मेशन को वो केटर अच्छे से नहीं कर पाता है। तो बेसिकली लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम भी है। और थोड़ा सा ये समझना कि ये प्रॉब्लम, इट इज नॉट प्रॉब्लम विद विजन, देखने के साथ प्रॉब्लम नहीं है। इनको समझ ही नहीं आती, चीजें भाषा ही नहीं समझ आती हैं, तो वो काम कैसे करेंगे। दैट इज वाई ये कहा जाता है डिसलेक्सिया कि ये एक डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, जहाँ पे कि बोले हुए और लिखे हुए चीजें समझ नहीं आती हैं। कई बार ये जेनेटिक भी होता है और आजकल तो बहुत ही कॉमन है कि हर 5 में से एक बच्चे को डिसलेक्सिया लगभग होता ही है। नेक्स्ट थिंग इज डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इज अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, हैंड राइटिंग में डिफिकल्टीज हो रही हैं, वर्ड्स वर्ड्स प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉपर स्पेलिंग स्पेसिंग नहीं हो पा रही है, वर्ड्स के बीच में जो स्पेस होते हैं वो सब नहीं हो पा रहा है, थिंकिंग पैटर्न ढंग से नहीं हो पा रही है, पेंसिल का ग्रिप नहीं बन पा रहा है। बेसिकली देखो, पेंसिल पे ग्रिप नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हैंड राइटिंग खराब होगी। तो इस तरीके से उस बच्चे को नहीं समझ में आता है कि लिखना कैसे। उनकी हैंड राइटिंग इतनी गंदी होती है कि वो खुद तो समझ ही नहीं पाते, सामने भी समझा नहीं पाते हैं। और बच्चों को सबसे बड़ी चीज कि उनको किसी भी चीज को समझने में, लिखने में बहुत दिक्कत होती है, वो नहीं समझ पाते हैं। तीसरा पॉइंट है, इट इज समथिंग अबाउट कैलकुलेशंस। देखो, इस बच्चे के दिमाग में, इसके संज्ञान में एकदम सीधा सपाट वे में चल रहा है। 5 + 1 = 6, 4 + 3 = 7,
इस तरीके से ये सारे कैलकुलेशंस कर रहा है, बट इस बच्चे का दिमाग देखो बिल्कुल हौच पौच हो रखा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है कैसे है। यहाँ आप इस चीज को देख के 1 2 3 के पोजीशन को देख के आप समझ सकते हो कि बच्चे को समझने में दिक्कत हो रही है। तो ये कौन सा सिचुएशन है, दैट इज डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन से आया डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया न्यूरोमोटर था, डिसकैलकुलिया इज अबाउट कैलकुलेशंस, और डिसग्राफिया इज अबाउट हैंड राइटिंग, जहाँ पे राइटिंग्स अच्छी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से बच्चा दोबारा अपनी लिखी हुई चीजों को पढ़ नहीं पा रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन है नहीं पेंसिल पकड़ने पे, तो राइटिंग भी अच्छी नहीं हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं उसको। नेक्स्ट थिंग इज डिस्टोपिया, बट बिफोर वी रीड डिस्टोपिया लेट्स अंडरस्टैंड यूटोपिया। इस वाले पार्ट को अगर आप देखो तो बच्चे ने कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन सा बना रखा है, पेड़ है, ग्रीनरी है। बट अगर इधर देखो, आप डिस्टोपिया वाले बच्चे को देखो, तो आराम से देखो और सोचो ये कितना भयानक लग रहा है, उद्वेलित कर रहा है, मन खराब कर रहा है, आप बोल सकते हो। तो डिस्टोपिया इज बेसिकली जहाँ पे कि बच्चे को ये फील होता है कि एवरीथिंग इज ऑफ, कुछ अच्छा नहीं है करने को, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सब बेकार हो रहा है। जब आप बैचेस ज्वाइन नहीं करते हो, बार बार कहने पे मॉक नहीं करते हो, और एग्जाम में जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती है, तो व्हाट यू हैव फर्स्ट थिंग इन योर माइंड कि सारी चीज बेकार है, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, मुझसे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ईच एंड एवरीथिंग सीम्स ऑफ। आपको पिज्जाज बहुत पसंद है, बट आप पिज्जा पार्टी में नहीं जाओगे क्योंकि आपका एक सर्टेन सम एग्जाम है जो क्लियर नहीं हुआ है। दिस इज अबाउट डिस्टोपिया। नेक्स्ट थिंग इज दिस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक पर्सन है जिसने अपने आप को मिरर में देखा और ये क्या सवाल पूछ रहा है खुद से, इज दिस मी? दिस इज द गर्ल हु इज लुकिंग हर सेल्फ इन द मिरर, और वो खुद को फैट देख रही है, मतलब खुद के फीचर से सेटिस्फाइड नहीं होना, बाहर के मॉर्फोलॉजी से सेटिस्फाइड नहीं होना, दैट इज डिसमॉर्फिया। इसी को हम कहते हैं डिसमॉर्फिया। दिमाग के कोने में बन गया कि द वे आई लुक इज नॉट अप्रोप्रिएट, वो सही नहीं है, दिस इज डिसमॉर्फिया। फिर बात आती है डिस्प्रैक्सिया के बारे में। डिस्प्रैक्सिया एक मोटर डिसऑर्डर है, ठीक है, मोटर डिसऑर्डर है ये, जहाँ पे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। यानी कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है कि कोई चीज अगर करना चाहे तो वो नहीं हो पा रहा है। बच्चा कोई काम करना चाह रहा है, ठीक है, कोई चीज पकड़ना चाह रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज मोटर रिलेटेड डिसऑर्डर। और आप भी अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कीजिए डेलीवाइट्स के साथ। हमारी वेबसाइट दैट इज www.delivites.in। आप जब वहां जाएंगे तो आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर में जब आप नीचे की तरफ आओगे तब आपको एक सीटेट के ऊपर डेडिकेटेड स्लाइड मिलेगी, सॉरी टाइल मिलेगा, जहां पे कि आपको मात्र ₹1 में बहुत सारे फ्रीली अवेलेबल मॉक मिलेंगे, साथ में मिलेगा टॉपिक वाइज मॉक। तो आप जाइए, पहले आरएम सीरीज फॉलो करिए और फिर उसके बाद टॉपिक वाइज मॉक लगाइए, अपनी तैयारी एक लेवल आप बूस्ट कीजिए। इट्स सिंपली बिकॉज सीटेट मीन्स डेली वाइट्स। आगे बढ़ते हैं हम, जहाँ पे हम डिस्प्रैक्सिया को थोड़ा सा और समझते हैं। देखो डिस्प्रैक्सिया में सोशल स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स बिल्कुल नहीं है, क्लमजीनेस रहता है, बच्चा गिरते पड़ते रहेगा इधर उधर, और परफॉर्मेंस भी नहीं रहेगा स्कूल में बहुत अच्छा। देखो जब बच्चा बात ही नहीं कर रहा है किसी से, ना वो बात करना चाहता है, ना किसी से घुलना मिलना चाहता है, तो वो थोड़ा अकेला हो जाएगा। अकेला बच्चा जब हो जाएगा तो वो ऑलरेडी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। बच्चे अकेले यूजुअली नहीं रहना चाहते हैं, तो उसके परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा। मसल से स्ट्रेंथ बहुत अच्छी काम कर नहीं रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों को लिखने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, गिर पड़ रहा था जिससे बच्चे, दूसरे बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, परफॉर्मेंस स्कूल में अच्छी थी नहीं, और साथ में उसको बहुत अच्छा लगता ही नहीं बात करना, वो ज्यादा दोस्त नहीं बनाना चाहता। पोस्चर उसका कैसे हो जाएगा, ये देखो, ये हताश वाला पोस्चर, ये बताएगा तुम्हें डिस्प्रैक्सिया के बारे में। ये सारे फीचर्स होंगे जो जब तुम अपने लर्नर्स में देखोगे तब आइडेंटिफाई करना कि दे आर हैविंग डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट थिंग इज कि इसमें ना इतना डिस 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 है कि बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो देखो आज अभी इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। डिस्ग्राफिया इज अबाउट रिलेटेड टू ग्राफ, ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं, तो राइटिंग से रिलेटेड इज डिस्ग्राफिया। डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स के पेपर में जब मैथमेटिक्स का सेक्शन सॉल्व करोगे तो ये वाला सवाल मिलता है, कौन सा डिसऑर्डर है, तो डिसकैलकुलिया इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, वेयर एज डिसलेक्सिया इज मोर ऑन रीडिंग पार्ट। तो ये आपको जब आप हिंदी इंग्लिश का
प्रोज और ये सारा चीज करोगे पेपर में तो आपको डिसलेक्सिया से सवाल दिख जाएंगे। एंड लास्टली डिस्प्रैक्सिया, जहाँ पे बच्चों के फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, बोलना, लिखना, पढ़ना, चलना, ये सारी चीजें उससे नहीं हो पा रही हैं, दैट इज डिस्प्रैक्सिया। देर इज समथिंग मोर अबाउट डिस्ग्राफिया एंड डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं एंड देन यू विल बी एबल टू नो एग्जैक्टली डिफरेंस और क्या क्या है। अब बात आती है ADHD के ऊपर। ठीक है, ADHD इज बेसिकली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब ये बच्चे क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, हाईली एक्टिव, एक जगह टिक के बैठते ही नहीं है। बिल्कुल उनका ये आलम होता है कि अगर उनको एक जगह बोल दिया जाए कि ऐसा है बेटा एक्स बैठ जा, वाई तेरे लिए चॉकलेट लाने गई है, बट नहीं, बच्चा एक्स जो है वो बैठेगा ही नहीं, वो टिक के बैठ ही नहीं सकता है। कभी वो कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। बेसिकली उसका क्या काम रहता है, वो अटेंशन सीख करता है, पर उसमें खुद में अटेंशन नहीं होता, वो अटेंशन डेफिसिट होता है, कम अटेंशन प्रोवाइड करता है। ऐसे बच्चों को एक जगह टिका करके पढ़ा पाना टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो टिक के बैठते ही नहीं है, कुछ ना कुछ टीचर पढ़ा रही है फाइबर फ्रॉम फैब्रिक या फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, जहाँ पे वो अलग अलग टाइप के फाइबर्स के बारे में डिस्कस कर रही है और बच्चे ने कुछ और ही सवाल पूछना है। ना वो टिक के बैठ रहा है, ना खुद बैठ रहा है, ना दूसरे को बैठने दे रहा है, कुछ ना कुछ वो कर रहा है। दैट इज ADHD, जहाँ पे बच्चों का अटेंशन एक टाइम पे बहुत देर के लिए नहीं रहता है, तुरंत तुरंत उनके फोकस चेंज हो जाते हैं। दिस इज ADHD। नेक्स्ट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो देखो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा। इसमें कई सारी चीजें आती हैं, सिर्फ एक दो चीजें नहीं आती। जैसे ADHD का कुछ पार्ट भी ऑटिज्म में आता है, एंजाइटी, OCD, गिफ्टेडनेस होना भी ऑटिज्म डिसऑर्डर में है, ODD, ADD, डिप्रेशन, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, ये सारे हैं। अब कहोगे कि इसमें ये गिफ्टेड कहाँ से आ गया, तो देखो गिफ्टेड बच्चे भी कई बार ऑटिस्टिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। वी ऑल आर एक्चुअली लिटिल बिट ऑटिस्टिक। हम अपने धुनी होते हैं, रमे हुए रहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, हम जल्दी डिस्टर्ब होना नहीं पसंद करते हैं। सेम विद ऑटिस्टिक चाइल्ड, वो भी जल्दी डिस्टर्ब होना नहीं पसंद करता। और ऑटिज्म में सिर्फ यही नहीं है कि बच्चा थोड़ा सा वो लोअर अचीवर के पार्ट पे आएगा, बच्चा हायर अचीवर भी हो सकता है ऑटिज्म में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑटिज्म में सिर्फ लोअर अचीवर्स रहेंगे। ऑटिज्म के पहचानने के समय है, मतलब तरीका है कि बच्चा अकेले खेलना प्रेफर करेगा, हाइपर एक्टिविटी शो करेगा या स्लीपिंग पैटर्न उसके डिफरेंट होंगे, या फिर कभी प्यार से कोई उसको पुचकारने के लिए आ जाए, उससे वो रेजिस्ट करेगा। स्पीच ढंग से आएगा नहीं, वो बोलेंगे नहीं, काम सारा करेंगे पर स्पीच नहीं आएगा। एंड एक चीज और, स्पिन ऑब्जेक्ट्स को घुमाने में उनको बड़ा मजा आएगा। तो ये है ऑटिज्म को कुछ पहचानने के तरीके। अब देखो ADHD, ऑटिज्म और एस्पर्जर्स सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है। ADHD को हम जनरली स्कूल में देख सकते हैं और ADHD वाले बच्चे नॉर्मल IQ के होते हैं, यानी 100, 115 इनके आसपास, 85 में आपको दिख जाएंगे। वेयर एज क्लासिक में अर्ली ऑनसेट पे इसको पहचान सकते हैं। जनरली IQ लो होता है, समझ में आ जाता है तुरंत से, बच्चा अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो समझ नहीं पा रहा है, उसके बेसिक मोटर स्किल्स डेवलप नहीं है, तो दैट इज ऑटिज्म। बट एस्परजर्स में क्या होता है, एस्पर्जर्स सिंड्रोम में ये बाद में समझ आता है। यूजुअली हाई IQ बहुत तेज होता है बच्चों का। नो लैंग्वेज डिफिसिट, उनके लिए लैंग्वेज कोई बैरियर ही नहीं है, वो अपना काम एकदम कर लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उनको समझ आती है, थोड़ी दिक्कत होती है पर समझ आती है। और क्लमजीनेस भी होता है इनमें, यानी बच्चे तेज हैं, IQ बहुत है, लेकिन फिर भी दे आर क्लमजी, अटेंशन का डेफिसिट हो रहा है, बहुत अच्छे से अटेंशन नहीं रख पा रहे हैं। दैट फॉल्स अंडर एस्पर्जर्स सिंड्रोम। अब बात आती है कुछ इमोशन से रिलेटेड डिसऑर्डर की। तो सबसे पहला है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, फोबिया यानी डर, डिप्रेशन यानी कि हमारा जो डिप्रेशन जिसको हम कह रहे हैं कि अवसाद की स्थिति है, सोचते जा रहे हैं। लास्टली सोशल विड्रॉवल। तो देखो कुछ सिम्टम्स अगर हम OCD के बात करें तो सबसे पहला तो बाइपोलर डिसऑर्डर, कभी कुछ 2 मिनट पहले कुछ और थे, अभी कुछ और है। डिप्रेशन हो रहा है, भाई गंदगी क्यों है, यहाँ पे क्या है, नहीं है, ऐसे है वैसे है, बहुत तरीके की बात है। स्लीप डिसऑर्डर,
मेंटल हेल्थ इज द बिगेस्ट इशू। साथ में इनके ये भी होता है कि ओसीडी वालों को कोई एक चीज के प्रति अगर हो जाए कि मुझे सफाई रखनी है, तो वो हर एक जगह जाएंगे तो वहां पे सफाई रखेंगे, चाहे वो रेस्टोरेंट में बैठे हो, पार्क में बैठे हो, घर पे बैठे हो, पूजा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उनको सबसे पहले यही सफाई करना दिखेगा। सोशल विड्रॉल या फोबिया में या डिप्रेशन में क्या होता है कि इंसान खुद को अकेला कर लेता है, किसी से बात नहीं करना चाहता, सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है खुद को, सोसाइटी का एक्टिव मेंबर नहीं रह जाता है। कुछ फोबियाज, सबसे पहले तो नेचर से रिलेटेड, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक हाइड्रोफोबिया, एनिमल्स से भी फोबिया होता है, सिचुएशन से भी फोबिया होता है, जिसमें कि क्लॉस्ट्रोफोबिया है, जहाँ पे कि किसी भी जगह पे बंद हो तो बड़ा ही सफोकेशन फील होता है, दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। हेमोफीबिया, जहाँ से कि डर लग रहा है खून देख करके। डेंटोफोबिया यानी दांत के डॉक्टर को देख करके डर लग रहा है, और बहुत भयानक लेवल का ये डर भी होता है। तो कई सारे लेवल पे ये डर काम आते हैं, ठीक है। तो लेट्स सम अप, बट बिफोर दैट, एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर कौन सा है? सबसे पहला हाइपर एक्टिविटी। एंजाइटी से हाइपर एक्टिविटी होगा, अग्रेसिव होंगे, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होगी, सोशल विड्रॉल इनमें भी होगा, साथ में स्टैमर करेंगे, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होगा। हाइपर एक्टिविटी से देखो बच्चा टिक के नहीं बैठेगा, तुरंत तुरंत गुस्सा भी होगा, और कभी कभी वो बेड वेटिंग कर देगा, रात में बिस्तर पे ही यूरिनेट कर देगा, यूरिन पास ऑन कर देगा। फिर उसके बाद स्टैमर भी करेगा, अच्छे से बात नहीं कर पाएगा, लोगों को ना सुन पाएगा ना देख पाएगा, क्योंकि उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं है। वो गुस्सा है तो वो देखना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, बेड वेटिंग उसने रात में कर दी है, अब सब उसको शेम 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 बोलेंगे, जिसकी वजह से बच्चा बात नहीं करना चाहता है, सोशली खुद को विड्रॉ रखता है। और ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी, जब ध्यान ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली बात है ना सुनाई देगा, और ना ही हम देखना पसंद करेंगे, हम खुद में अकेले रहना पसंद करेंगे। दिस इज एंजाइटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। बच्चों में भी एंजाइटी होती है और उनको भी डिसऑर्डर्स होते हैं। सो लेट्स सम अप ऑल ऑफ दीज व्हाट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ। डिसलेक्सिया रीडिंग से रिलेटेड था प्रॉब्लम, डिस्ग्राफिया राइटिंग से रिलेटेड था, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड था, डिस्टोपिया जहाँ पे कि हमने ये देखा कि हर एक चीज बेकार है, कुछ अच्छा नहीं है, सब खराब है। डिस्मॉर्फिया बॉडी के शेप्स को लेकर के बड़ी परेशानी होती है। डिस्फेजिया फोनीम रिलेटेड, कुछ ढंग के छोटे छोटे वर्ड्स भी नहीं आ रहे ढंग से बोलने के लिए। डिस्प्रैक्सिया में बॉडी का कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए जिस लेवल का, वो नहीं हो रहा है। एडीएचडी में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जहाँ पे कि बच्चा अटेंशन बहुत ज्यादा सीख कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा एक्टिव है, दैट इज वाई। एंड लास्टली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो कॉग्निशन से रिलेटेड होता है, कई सारे प्रकार के होते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ अम्ब्रेला टर्म, कई सारे लेवल पे अलग अलग हो सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इतना ही। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं, और जितने भी वीडियो के लिंक है वो सारे प्राप्त कर सकते हैं। साथ में कोई सीटेट टेस्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन है तो वो भी आपको प्राइमरली इस ग्रुप में अपडेट कर दी जाती है। साथ में क्विजेस भी इस ग्रुप में आते हैं, तो आप रोज दिन क्विज लगाइए और अपनी तैयारी को ब्रश और बूस्ट कीजिए। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं, जुड़े, अपने सवाल, अपने डाउट्स एंड अपनी क्वेरीज पूछें। आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। अंटिल देन, stay tuned, stay connected to Delhi Bites. Do follow our series. God bless you all.